सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं तो खरीदार को हमें क्या दिखना चाहिए? तो आप देखिए इसमें कि सबसे पहला पॉइंट तो इसमें वही सेल्फ डेवलपमेंट और एटीट्यूड वाली बात आ जाती है। सेकेंडली आ जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है। प्रेजेंटेशन स्किल एक एडवाइज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिए उसको। और एटीट्यूड में फिर आपका 2-3 चीज़ें आ जाती है। पहला आपका कम्युनिकेशन आ जाता है, आपका ड्रेसिंग सेंस आ जाता है, समझिए। तो बेसिकली ये 2-3 पॉइंट्स ही होते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने आपने जितने भी साल काम किया है, तो आपका जो पास्ट जो रिकॉर्ड है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। क्योंकि अगर वो आपके बारे में पता करके आ रहा है तो वो आपके लिए निगेटिव पॉजिटिव आपके लिए प्लेटफॉर्म सेट कर सकता है। ये 3 पॉइंट्स मेन होते हैं। जैसे एक रियल एस्टेट जैसे एडवाइज़र हैं, वो अपने कस्टमर को किस तरह से अपने और अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखो इसका आप आंसर ये समझिए, आप जब भी आप कस्टमर से किसी से मिलते हैं, जो फर्स्ट मीटिंग होती है, मैंने कुल मिला के ये बोला कि प्रेजेंटेशन स्किल आपकी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। हम लोग हमारा जो पूरा फोकस प्राइमरली किसी कस्टमर से मिलने पे रहता है ना, कि हमको ज़मीन बेचना है या प्रॉपर्टी बेचनी है, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। इनिशियली आपको पूरा फोकस होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को सिर्फ प्रेजेंट करने में, ना कि उसको बेचने में। पहला तो आप ये चीज़ों को देखिए। दूसरा वही मैंने आपको जो पहले भी कहा कि कम्युनिकेशन, ये 2 पार्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि किसी को भी आप मिलते साथ ये बोलना चालू कर देंगे कि सर प्लीज़ ले लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। तो इनिशियली आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ डिटेल देने में होना चाहिए, ना कि उनको परचेज करने के लिए फोर्स करने में। मुझे रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारा पैसा कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा? भाई देखो, सबसे पहला तो आप समझिए इस बात को कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना, मेहनत सब करते हैं, जितने लोग रहते हैं सब मेहनत कर रहे हैं। ऑनेस्टी की थोड़ी कमी हो जाती है। और फिर उसमें आ जाती है फिर कंसिस्टेंसी। आपने 1 साल मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया, शायद आपको सफलता नहीं मिली, तो आपको फिर भी उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे मेहनत करनी है। तो इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमाओगे। रियल एस्टेट में सबसे ख़राब बात क्या लगती है आपको? देखो, रियल एस्टेट की जो बेसिकली मैंने बोला कि पहले भी चर्चा हुई है कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा, रियल एस्टेट की एक बहुत बड़ा निगेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट वेरी होता है। तो कोई आदमी अगर रायपुर में या बिलासपुर बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, तो ये फिर एक ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला प्रोसेस हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आती है रियल एस्टेट की। और ग्राउंड लेवल पे रियल एस्टेट के लिए आज भी कोई फंडामेंटल एक स्टेज नहीं है जिसमें कोई प्रिपरेशन। आप देखेंगे हर सेक्टर के लिए एजुकेशन का एक है, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे मास्टर डिग्री हो, बट आज भी रियल एस्टेट के लिए उतने नहीं है। पूरे इंडिया में आज भी 4 से 5 कॉलेजेस ही हैं जो इस फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्टर डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम लगता है कि फंडामेंटली रियल एस्टेट का बहुत वीक है। मान लीजिए कोई नया एडवाइज़र आया है या फिर कोई नई कंपनी आई है, तो क्या ऐसी ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हैं कस्टमर्स का? बेसिकली आप देखिए, रियल एस्टेट इज जस्ट लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट। अब मैं सीधी आपको ऐसा कनेक्ट करके बताता हूँ। कोई भी आदमी अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से अगर इलाज ले रहा है, तो वो लाइफ टाइम उसको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो डॉक्टर सामने से ब्लंडर ना कर दे। जस्ट वैसा ही है रियल एस्टेट। अगर आप किसी आदमी को हर साल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसका कुछ नुकसान ना करवा दे या उसको किसी लेवल पे जाके धोखा ना दे दो। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आती है, डेटा मैनेजमेंट। अगर हम किसी क्लाइंट को टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें अच्छा रिटर्न आ रहा है, हम उसको बर्थडे में हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, एनिवर्सरी में हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हैं, तो उनको भी एक फील होता है कि हाँ, सामने वाला मुझे इतना केयर कर रहा है, मेरी पैसे को भी इतने केयर से लगा रहा है जैसे कि उसका खुद का पैसा हो। तो पर्टिकुलर टाइम बाय टाइम एक 5 to 10 ईयर के टेन्योर में आपका एक इतना ज़्यादा अच्छा कस्टमर नेटवर्क बन जाता है कि मुझे नहीं लगता आपको प्लॉट बेचने फिर मार्केट में निकलना पड़ेगा। एक बार ट्रस्ट आपने गेन कर लिया। और जस्ट यहाँ पे एक फैक्टर और आता है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये ज़मीन बेची या मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी बेची, आपको उसमें एक रिटर्न बहुत अच्छा है। ये जस्ट यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है माउथ मार्केटिंग। आप अपने फ्रेंड को जाके बताएंगे, एक फैमिली रिलेटिव्स को जाकर बताएंगे, हाँ, वर्ड ऑफ माउथ। तो यहाँ पे अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स का नेटवर्क है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास सिर्फ 100 क्लाइंट है। उनके भी जो नेटवर्क है वो आपके नेटवर्क है। तो वहाँ से आपका एक आउटपुट बढ़ता जाता है, टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है। अब इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, बट टाइम बाय टाइम गोज आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। न्यू कस्टमर को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका मैं आंसर आपको 2-3 पॉइंट्स में दे देता हूँ। सबसे पहला तो देखिए, कस्टमर को ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उनका एस्टिमेट कितना, बजट कितना है। समझिए, अगर कोई कस्टमर है 10 लाख का बजट लेकर के 20 लाख या 30 लाख की चीज़ देख रहा है, तो वो गलत है। अल्टीमेटली उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
लोकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। लोग उसको शुरू में ध्यान नहीं देते, बाद में वो चीज़ें उनको रियलाइज़ होती हैं। और तीसरा देखिए, प्रॉपर्टी में एक रिटर्न की बात होती है। अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी उसका रिटर्न अलग है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसका रिटर्न अलग है। ये 3 मेन फैक्टर होते हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। चौथा एक फैक्टर आता है कि आप प्रॉपर्टी ले किस तरह है, क्योंकि अगर सामने वाला जो एडवाइस कर रहा है वो आपको सही एडवाइस नहीं करेगा तो आपको डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके फेलियर हो जाएगा, या आप जैसा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये 4 मेजर फैक्टर होते हैं जिसमें आपको एक कस्टमर का इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। लॉन्ग टाइम कस्टमर रिलेशनशिप के लिए कस्टमर को अच्छे सर्विस कैसे प्रोवाइड करें? देखिए, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको बेसिकली 2-4 पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हम लोग के साथ एक बहुत छोटी सी गलती होती है। हम लोग जो अपने इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो वहाँ पे जो हमने कस्टमर डील किया हुआ है, एक कुछ समय बीतने के बाद हम उनको ध्यान नहीं देते। जो सीधा सीधा एक डेटा मैनेजमेंट वाला पॉइंट है, आप समझिए, है ना। डेटा मैनेज करके रखना है। मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले जो आंसर किया कि आपको उनके बर्थडेज एनिवर्सरीज याद रखनी। दूसरा पूरा का पूरा फैक्टर मैटर करता है, आप समझिए, आफ्टर सेल सर्विस पे। हाँ, आफ्टर सेल सर्विस में उनका पेपर वर्क जो भी है, म्यूटेशन वाला पार्ट है या फिर डाइवर्शन वाला पार्ट है, आपको उनको टाइमली मैनेज करना होगा। बट इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं प्रशासनिक होती हैं, सरकारी होती है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हम सही टाइम में उसको नहीं दे पाते। तो आपको ये कस्टमर को एक्सप्लेन करके रखना कि भाई अगर मैं आपको 40 दिन बोल रहा हूँ तो 60 दिन लग रहा है, तो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा गलती नहीं, हम आपको करके देंगे, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने कस्टमर को चीज़ों को एक्सप्लेन करके उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे तो वहाँ से आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। कि यदि कोई कस्टमर है हमारे पास जो कि फाइनल मीटिंग और फाइनल विजिट वगैरह वो कर चुका हो, बट वो अपना फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा हो प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो उस कंडीशन पे या फिर उस सिचुएशन पे हमको क्या करना चाहिए? बेसिकली देखिए, इसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर तो नहीं हो सकता, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि प्रॉब्लम क्या होती है, समझिए। हाँ, सबसे पहले जो आपको तो कस्टमर की नीड समझ करके उनको विजिट कराना है। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं बिलासपुर रियल एस्टेट की बात करता हूँ कि कस्टमर जब ज़मीन देखने आता है तो उसका आंसर ये होता है, सर आपका बजट क्या है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे, सर आपका लोकेशन का डिमांड क्या है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यही सारे पॉइंट बाद में जाकर उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमको सिर्फ विजिट नहीं कराना है, हमको उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। जब तक वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी आपका डिसीजन नहीं आएगा। और मैं जो आंसर आपको बता रहा हूँ उसमें 90% केस के लिए वो एप्लीकेबल है, 1% रेयर केस को मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर आप बैठ के उसको आपने फाइनल विजिट करा दिया, आपने उसमें रेट पे डिस्कशन कर लिया, तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि सारे पॉइंट जस्टिफाई होने चाहिए कि भाई मुझे 10 लाख के अंदर में इस पर्टिकुलर लोकेशन में इस साइज़ का आपको प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स के जस्टिफाई होने चाहिए। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, कोई ना कोई एक पॉइंट उनका जस्टिफाई नहीं होता। जैसे इंडिया में एक प्रॉब्लम और भी होती है डायरेक्शन की, कि पूर्व दिशा का प्लॉट है, पश्चिम दिशा का प्लॉट है, दक्षिण दिशा का प्लॉट है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हमारा टोटल फोकस होता है विजिट कराने में और डील करने में। अगर हम इनसे हट के सोचेंगे तो शायद ये डिसीजन मेकिंग वाला प्रॉब्लम कस्टमर का जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक रियल्टर को कस्टमर के प्रति क्या अवधारणा होनी चाहिए? ये देखिए, इसका एक पॉइंट मैंने अभी और थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम जब भी किसी को एज ए रियल्टर हम जब भी किसी से बात करते हैं तो आप समझिए हम प्लॉट बेचने की बात करते हैं। तो आप इस पॉइंट को बार इस पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आपको जब भी कोई चीज़ सेल करना है तो आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि वो क्या चाहता है, वो किस चीज़ में सेटिस्फाई हो पाएगा। हमारा टोटल फोकस बेचने पे होता है। मैंने आपको यही चीज़ बोला कि आपका फोकस बेचने पे नहीं होना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने पे होना चाहिए। मान लो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं भी ले रहा है, आप मेरी बात समझिएगा, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं भी ले रहा है, वो आपके पड़ोस में या किसी और जगह पर जाकर प्रॉपर्टी ले रहा है, तो आपको उन चीज़ों के लिए उसको नॉलेज देना है कि सर वहाँ पर लेंगे तो ये गेना है, वहाँ, मतलब उसको ये लगना चाहिए कि आप उसके सलाहकार हैं, ना कि आप उसको प्लॉट बेच रहे हैं। हो सकता है वो इस बार प्लॉट आपसे ना भी ले और आपके अंदर ऐसे कि उसने प्लॉट नहीं लिया, बट वो पलट के साल 2 साल 1.5 साल बाद आपके पास आएगा, दोबारा आपसे प्लॉट लेगा, क्योंकि वहाँ पे आपने एक रिलेशन बिल्ड कर लिया कि आपने उसको एक नॉलेज दे दिया। और नॉलेज इज द की टू रिलेशन विथ कस्टमर। आप इस पॉइंट को समझिए। तो आपका टोटल फोकस मैंने बोला नॉलेज देने पे होना चाहिए, ना कि प्लॉट बेचने पे। तो वहाँ पे फिर एक सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाता है। कस्टमर के साथ कभी कभी वाद विवाद की स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, वाद विवाद की स्थिति आ जाती है, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है समझो आप। एक तो क्या होता है, कई बार ना जो आदमी विजिट करा रहा है, जो बातचीत कर रहा है, जो रियल्टर है बेसिकली, वो भी आदमी पेशेंस नहीं है, लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। पहला ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा लैक ऑफ नॉलेज। यहाँ पे भी मैं वही पॉइंट मेंशन करूँगा, लैक ऑफ नॉलेज। कस्टमर को अपनी रिक्वायर्ड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपसे नहीं मिलेगी तो कस्टमर ये समझ जाएगा कि भाई आप
उतने कैपेबल नहीं हो कि आप उसे डील कर सको। अब यहीं पे से कोई भी किसी भी तरीके का वाद विवाद पैदा होता है। तो आप ये समझिए 2 पॉइंट ही रहता है कि आपको पेशेंस रखना है जब भी आप उनसे बात कर रहे हो, आपको उनको फोर्स नहीं करना है, आपको उनको परेशान नहीं करना है कि ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। दूसरा, नॉलेज वाली बात, अगर उसको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं मिलेगा जो वो चाहता है तो कहीं ना कहीं वो भी, क्योंकि देखिए उसका भी टाइम है, वो भी आपसे मिलने आए या वो आपसे बात करके आपको टाइम दे रहा है, आपको ना देके वो किसी दूसरे को भी टाइम दे सकता है। तो अगर वो आपको टाइम दे रहा है मतलब आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो आपको उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि वाद विवाद की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें वाद विवाद चालू होता है वो इसका 2 ही कारण होता है, लैक ऑफ नॉलेज और ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स करना कि आप ले लीजिए। तो इनको आपको अवॉइड करना है, ये 2 पॉइंट्स को। इसमें एक पॉइंट देखिए ये भी रहता है कि आपको क्लाइंट्स को फ़िल्टर करना प्रॉपर आना चाहिए। भाई मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो 10 लोग आपके पास हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो 10 के 10 आपसे खरीदेंगे। उसमें कुछ ब्रोकर्स भी होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे दूसरी कंपनी के लोग हैं जो इंक्वायरी करने आए हैं। एक्चुअल कस्टमर उसमें से 20 से 30% लोग ही रहते हैं। तो कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपसे विवाद करने ही आया हो। तो आपको देखिए ये चीज़ों को समझना बहुत जरूरी, कौन सा पॉइंट है जो उसको ट्रिगर कर रहा है या कौन सा पॉइंट है जो उसको प्रोवोक कर रहा है, या कौन आदमी ऐसा है जो सबसे लेने नहीं आया, सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। तो ये फिल्ट्रेशन भी एक रियल्टर का होता है और ये चीज़ें आपको आएंगी। फिर मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ये चीज़ें आप सीख जाएंगे धीरे से। और आप जितना ज़्यादा नॉलेजेबल रहेंगे, सामने वाला आदमी अगर फेक है तो वो आपके सामने बात करने से उतना ही डरेगा। तो आपका फिल्ट्रेशन पार्ट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है? हम बेसिकली ऐसा कह नहीं सकते कि कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पर्सन कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगी। देखिए मैंने पहले भी बोला कि कस्टमर का बजट जो है उसके हिसाब से कस्टमर किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी चाह रहा है, किस टाइप की प्रॉपर्टी चाह रहा है। देखिए 3 टाइप की प्रॉपर्टी, भाई रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर। अब वो किस टाइप का रिटर्न चाह रहा है। जैसे मैं अगर बेसिकली बोलूँ किसी अगर बजट 10 लाख रुपये है तो हम उसको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि भाई हर साल आपको इतना % गेन मिलेगा, आप इस स्पेसिफिक एरिया में जाके ले लीजिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा कि उसके बजट के ऊपर, उसके एरिया रिक्वायरमेंट के ऊपर ये वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन डिमांड। हाँ, अगर हम रियल एस्टेट में एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन करते हैं तो क्या कोई पैरामीटर होना चाहिए? देखिए इसका हम लोग 2 पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। पहला तो एक होता है गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट ने पैरामीटर सेट करके रखे हुए हैं। गवर्नमेंट की जो रेरा जो बॉडी है उसने ब्रोकर्स के लिए, एडवाइज़र्स के लिए लाइसेंसिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। ये अलग बात है कि बहुत लोग इसके बारे में नहीं पता है। और अगर हम एडवाइज़र के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पैरामीटर ये हो सकता है कि एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप ग्रेजुएटेड रहो, ताकि आपको, आप समझिए उतना बेसिक नॉलेज रहे जो उस पर्टिकुलर सेक्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, उतना बेसिक नॉलेज रहे आपको, तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएटेड रहो। दूसरा फिर वही हम उसी बात पे आ जाते हैं कि जैसे आप मार्केटिंग में आना चाहते हो तो एकदम बेसिक से पैरामीटर ये हो सकता है कि आपका एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कई लोग ऐसा होता है कि बोलने के समय मुंह नहीं खुलता, मगर वो भी रियल एस्टेट मार्केटिंग में आ जाते हैं। तो ये सब बाद में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, आप नए लोगों के साथ जल्दी रिलेशन नहीं बना सकते, आप अच्छे लोगों से नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को ना रियल एस्टेट अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इनिशियली तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा, 2 साल 3 साल बाद आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे आप 2-4 साल बाद। कई लोग मैं ऐसे भी देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते तो हैं लेकिन वो बात करने में बहुत कतराते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते, इंट्रोवर्ट जैसा रहते हैं। बिल्कुल अनुपम, इसमें एक ऐसा है कि आप समझो कि हर जो स्किल है उसकी एक अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। आप बहुत एजुकेटेड हैं मगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप बहुत एजुकेटेड है मगर आप नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते, आप बहुत एजुकेटेड है मगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल खराब है, तो फिर आपका एजुकेशन भी फिर कोई मतलब का नहीं। आपको ये तीनों चारों स्किल सेट में चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर सिंगल स्किल आपको चाहिए। आदमी को इतना पता रहे कि, मैं छोटी सी बात ये बोलूँगा, आप समझो कि 1 एकड़ में इतना डिसमिल होता है, 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है। अगर उस आदमी को ये भी नहीं पता और ज़मीन बेचने आ रहा है, आप सीधी सी बात समझो, आप किसी के पास कार खरीदने जा रहे हैं और कार की कंपनी के बाद वो कार का नाम नहीं बता पा रहा है, तो आप कार लेंगे क्या? तो सीधी सी बात है, ये भी ज़मीन के फील्ड में आता है कि कोई आदमी अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना हैवी नॉलेज रखेगा और जितना हैवीली उसको प्रेजेंट कर पाएगा, तभी सामने वाला ये चीज़ समझ पाएगा कि हाँ मैं इस आदमी से ये ज़मीन या ये प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। तो ये बेसिक पैरामीटर है भाई इसका। जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो कस्टमर को जो पेपर वर्क में जो प्रॉब्लम आता है उसे कैसे हैंडल करना चाहिए? सर मेरा भी सेम क्वेश्चन था। तो कुछ चीज़ें देखिए, जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं सरकारी, उसको तो हम बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ सकते। जो हमारे हाथ की चीज़ें समझिए, हमारी जो कंपनी विजन विस्तार, उसका टैग लाइन है रियल एस्टेट रीडिफाइंड। तो हम अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी के यूज़ करके इन पेपर वर्क को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम कल इसको ज़ीरो कर देंगे या फिर पूरा परफेक्ट कर देंगे, बट हाँ
आज जो आपको इन कागजी कार्रवाइयों में जो समय लग रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये समय कम होता जाएगा। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे गवर्नमेंट ने कई जगह पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिया है, डाइवर्शन नेम ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है ऑनलाइन कर दी है। बट अभी जैसे बिलासपुर टियर 3 सिटीज़ के कैटेगरी में आता है, तो टियर 3 टियर 2 सिटीज़ में ये चीज़ें अभी इनिशिएट होना बचा हुआ है। तो गवर्नमेंट के साथ मिलके सारे बिल्डर्स, हम जैसे लोग जो हम अपनी मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, हम मिल के फ्यूचर में इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर हम काम कर रहे हैं, तो हमारे जो साथ में जो टेक्निकल टीम है हमारी, अनुपम जो है, हम मिल के इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही जल्दी इन कागजी कार्रवाइयों में सुधार देखने को मिलेगा। अभी मैं एक छोटी सी चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा। जैसे अभी जो रजिस्ट्रेशन का आपको प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो अभी काफ़ी दिन, कुछ दिन और अभी ऑफलाइन चलेगा। बट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। जैसे आप लोग समझिए एक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में आ चुकी है, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी यूज़ करेंगे। जैसे आप अपने क्लाइंट से एग्रीमेंट करते हो, वो एग्रीमेंट के लिए आपको फिजिकली क्लाइंट के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, आप समझिए उस चीज़ को, कि आप उनने वहाँ से डिजिटल सिग्नेचर कर दिया, हमने यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर कर दिया, पैसे का ट्रांजैक्शन हो गया। अभी क्या होता है, अगर आपको 200 रुपये का एग्रीमेंट भी कराना है तो उसको 200 किलोमीटर से चल के बिलासपुर आना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप बैठे बैठे एग्रीमेंट कर सकते हो। वहाँ पे दोनों आदमी को अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 19 साल का हूँ और रियल इस्टेट में करियर बनाने के लिए मेरे एज सही है कि नहीं? देखो भाई, एक तो मैं छोटी सी बात बोलूँगा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं रियल एस्टेट में घुसने के लिए। ये डायरेक्टली आपका, समझिए आप सीधी सी बात, कि आपके डेडिकेशन, आपके नॉलेज, और ये 2 मेजर फैक्टर होते हैं। इसमें कोई एज फैक्टर नहीं होता। बट हाँ, आप बहुत छोटे हो इस फील्ड में घुसने के लिए, क्योंकि आपको कम्पीट करना है 30-35 साल के जो प्रो हैं, इस फील्ड के जो प्रो हैं, उनसे कम्पीट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ऐसे आदमी के साथ स्टार्ट करना चाहिए जो इस फील्ड में ऑलरेडी ठीक ठाक अपना करियर बना चुका है। क्योंकि आपके ऊपर फिर एक हमेशा एक शैडो रहेगा, कि आपको एक सपोर्ट रहेगा। आपको जो चीज़ें उनको सीखने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लगा, वो आप उनसे जल्दी सीख सकते हो। तो इनिशियली आपको अपना ईगो साइड में रख के एज असिस्टेंट किसी के काम करेंगे तो आप बेटर अपना करियर बना सकते हैं। इनिशियल 2-3 साल आपका, मतलब आपका जो प्राइमा फेसी फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर आप इनिशियल स्टेज में ही मनी वाले सीन में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एज इज जस्ट नंबर, एज का कोई फैक्टर नहीं है। बट हाँ, आपका जो फोकस है वो क्लियर रहना चाहिए। मैं रायपुर कभी जाता हूँ घूमने के लिए, कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनी से, बहुत सारी नहीं, शायद 8 कंपनी वहाँ पे मिलके एक सर्कल बनाई है जिसको अष्टविनायक बोलते हैं। तो वो सभी मिलके पूरे रायपुर के रियल एस्टेट का जो मार्केट है इसको काफ़ी हद तक ऊपर लेके जा चुके हैं। तो क्या ये चीज़ें बिलासपुर में हो सकती है? अगर हो सकती हैं तो अभी तक हुई क्यों नहीं? इसका आंसर आप देखिए, एक तो आप ये चीज़ समझिए कि जो 8 कंपनियां मिलके उनने एक कंपनी नहीं बनाया, 8 रियल एस्टेट के प्रो रियल्टर्स ने मिलके एक कंपनी बनाई थी अष्टविनायक। उनसे मेरा भी मतलब बहुत जुड़ना रहा जब मैं रायपुर में था। आप इसका तो हाँ, विक्की भैया वगैरह सब रहे। आप इसका एक आंसर समझिए। आप देखिए, जब कोई भी रियल एस्टेट कंपनी या कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग रिसर्च को बहुत मिनिमाइज़ करके रखते हैं। आप समझो इस बात को। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लोग सब बैठे हैं, इसको आप कैजुअली ऐसे समझिए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में वॉक्सवैगन है। वो अपने सिर्फ प्रोडक्ट और उसके रिसर्च के बेस पे अपने टोटल प्रॉफिट का वो 50 to 80% अपने रिसर्च पे लगा रही है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? 50 to 80%। आपने जितने प्रोडक्ट देखे होंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो सारे के सारे वॉक्सवैगन ने डेवलप किए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब रियल एस्टेट में घुसते हैं ना, तो हम सीधा वही मनी माइंडेड कि हमको ये ज़मीन बेचनी है, हमको ये प्रोडक्ट बेचना है। जब आप रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हो ना, तो आपका दिमाग पैसे से हट जाता है। आप टोटली ग्रोथ बेस्ड हो जाते हो कि हाँ यार, मुझे ये रिसर्च करना, मुझे ग्रोथ। तो रायपुर में जो चीज़ें हुई हैं ना, जो 8 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे एकदम जो बोलते हैं मैच्योर माइंडसेट, रिसर्च बेस्ड माइंडसेट, कि हाँ हमको मिलना है। कुछ मेरा निगेटिव है, वो आपका पॉजिटिव है, कुछ उनका पॉजिटिव है, मेरा निगेटिव है। एक दूसरे को जस्ट लाइक रिमोट की बैटरी, माइनस माइनस प्लस। तो उसका उनको एडवांटेज मिला कि आज मैं समझता हूँ कि रायपुर में जिस लेवल पे जाके अष्टविनायक काम कर रहा है और जो पिछले 10 साल में उन्होंने ग्रोथ किया ना, वो मतलब अनबिलीवेबल है। उन पे फ्यूचर में मैं बता रहा हूँ, अगर छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट की बात होगी तो उन पे रिसर्च होगा। फ्यूचर में लोग रियल एस्टेट में उनके ऊपर रिसर्च करेंगे कि ये 10 साल में इतना ग्रोथ कोई कैसे कर सकता है। मगर अब उसका एक पिन पॉइंट रीज़न मैं आपको बता दूँ, सिर्फ है कि उनका माइंडसेट ये था कि हमको मिल के करना है। यहाँ पे क्या होता है, अगर 100 रुपये मैंने लगाया तो 100 रुपये मुझे मिलना चाहिए। वहाँ पे वैसा माइंडसेट नहीं। वहाँ पे यार तुम सब मिल के कमा रहे हैं, बट उससे सबका फ़ायदा हो रहा है।
मैं उनको इतना क्लोजली इसलिए जान रहा हूँ कि मेरे इनिशियल स्टेजेस में जब मैं रायपुर में जॉब करता था तो उनसे मेरा उठना बैठना है, मिलना जुलना था, तो मैंने उनका 0 टाइम भी देखा है और आज मैं उनका हाई टाइम भी देख रहा हूँ। तो आप ये समझो कि यहाँ पे जो बिलासपुर का जो मार्केट है ना, बहुत रेयरली कोई शायद ही होगा, मैं समझता हूँ बड़े से बड़े बिल्डर, अगर हम कोई बड़े से बड़े बिल्डर्स को बिलासपुर का पकड़ लें, किसी का भी रिसर्च ओरिएंटेशन या फंडामेंटल्स उतने क्लियर नहीं है, सारे के सारे सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। मुझे भी उनके बिजनेस से प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर मार्केट रिसर्च नहीं करोगे, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स या आपके 8 साल 10 साल 20 साल का विजन क्लियर नहीं होगा, तो शायद आपके प्रोडक्ट उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो ये मेजर रीज़न है कि रिसर्च बेस्ड मार्केट नहीं है हमारा बिलासपुर का। बिलासपुर का जो स्टेट है वो काफ़ी लैग कर रहा है, बहुत लैग कर रहा है, काफ़ी नहीं कर रहा है, बहुत लैग कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये मेजर इशू है बिलासपुर का, जो मार्केट है बहुत ज़्यादा क्लटर्ड मार्केट है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि कोई भी आदमी दूसरे बिल्डर को या दूसरे आदमी को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है कि हाँ ही इज़ बेटर देन मी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे उनका ईगो हर्ट होता है। अब आप इतना बड़ा बिजनेस करने निकलोगे और आप ईगो को देखोगे, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं बिलासपुर का सबसे बड़ा बिल्डर हूँ, बट मैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बिल्डर नहीं हूँ ना। कोई ना कोई आदमी हमेशा आपके सामने खड़ा रहेगा हर सेक्टर में, जो आपको पीछे कर देगा। तो आप अपना ईगो लेके निकलोगे तो आपका ईगो आपके स्पेसिफिक एरिया तक ही आपको सपोर्ट करेगा, एक लेवल के बाद आपको कोई ना कोई पीछे करने आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि साथ में काम करना और एक दूसरे के स्किल को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप हर सेक्टर में देखिए, हर कंपनी अपने किसी एक पर्टिकुलर यूएसपी के नाम से ही सक्सेस कर रही है। मारुति इकोनॉमिकल गाड़ी बनाती है, टोयोटा रिलायबल गाड़ी बनाती है, hyundai फीचर्ड गाड़ी बनाती है, फोर्ड पावरफुल गाड़ी बनाती है। आपने देखा सबकी कंपनी की एक यूएसपी है, अगर वो उसको छोड़ देंगे तो वो कभी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सेम चीज़ मैं समझता हूँ रियल एस्टेट में भी होना चाहिए कि आपको एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यहाँ पे लोग क्या ईगो क्लैश में भी आपस में ही क्लैश कर करके ख़त्म हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी हेल्दी कन्वर्सेशन रहा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे हम इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया, लास्ट में क्लैपिंग हो जाए।